हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो बेसिकली अपन क्लास करने वाले हैं, इस क्लास में आरएएस मेंस के जो चारों पेपर दिए हुए हैं उसका जो सिलेबस है उसका अपन एक साइंटिफिक तरीके से उसको विश्लेषण करते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने इस सिलेबस को पूरा रिकॉल करके अच्छे से याद कर लिया, जोड़ तोड़ करके 40% तक आपका काम हो सकता है। सिलेबस याद करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, अगर ये दो काम कोई कर लेता है तो पहला स्टेप उसका पूरा हो जाता है आरएस की तैयारी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मुझे तैयारी शुरू करनी है, मैं क्या करूं, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूं। तो मेरा तो उनको एक ही रिप्लाई होता है कि आप सिलेबस को याद कर लीजिए, देखना नहीं है। देखते तो प्रिंट आउट निकाल के सारे स्टूडेंट देखते हैं। याद करने का मतलब सिलेबस का एक एक बिंदु याद होना चाहिए। जैसे ही आपको कोई कहे कि राजस्थान का इतिहास, आप कहना कि सर राजस्थान के इतिहास के मेंस के 5 टॉपिक दिए हुए हैं। आपको कोई कहे एथिक्स, आप कहेंगे 9 टॉपिक दिए हुए हैं। इस लेवल से आके आपको याद करना है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए शुरुआत कर देते हैं। आरएस मेंस इसमें टोटल 800 मार्क्स का आपको पेपर होता है। पता है आपको 4 पेपर होंगे इसमें। पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 4। प्रत्येक पेपर 200-200 नंबर का होता है। ये कोई खास बताने की बात नहीं है, आपको आता भी है ये 3 पेपर तो जिसको आप जीएस के पेपर बोल सकते हैं। जीएस मतलब जीके वाला पोर्शन। और ये जो चौथा पेपर है ये भाषा का, लैंग्वेज का पेपर है, भाषा का, जिसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश करनी है। हिंदी 120 नंबर की आती है और इंग्लिश 80 नंबर की आती है। 1 बाय 1 करके सारे सिलेबस के बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट से। पेपर फर्स्ट, आपको एक बात समझ में आ गई कि पेपर फर्स्ट है, ये 200 मार्क्स का है। पेपर फर्स्ट का जो अपन डिवीजन करते हैं वो डिवीजन पहले 3 भागों में करेंगे, फिर और भाग भी बांटेंगे। पहले भाग में आपको पढ़ना इतिहास, दूसरे भाग में पढ़ना आपको अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और जो तीसरा भाग है इसको इकाई ए लिख देता हूं मैं, इसको इकाई बे लिख देता हूं मैं, और इसको इकाई से लिख देता हूं। जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट की 3 भाग है, समझ गए। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का आएगा। पहले भाग में इतिहास, दूसरे भाग में इकोनॉमिक्स, और तीसरे भाग में 3 बातें पूछी जाएंगी आपसे। 3 पार्ट है इसके। एक आपको पढ़ना समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। एक आपको पढ़ना है मैनेजमेंट, प्रबंधन। और तीसरे में आपको पढ़ना है ऑडिट एंड अकाउंट्स, अंकेक्षण व लेखांकन। एक बार इसको देखिए, हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, और तीसरे भाग में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट। कुल मिला के पहले पेपर में 1, 2, 3, 4, 5 चीजें आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट पेपर जो है वो 5 सब्जेक्ट में बटा हुआ है। कितने नंबर का? 200 नंबर का आएगा। अब पहली इकाई से शुरू करेंगे इतिहास की, फिर इकोनॉमिक्स की, और फिर तीसरी
क्योंकि अगर आरएस मेंस में देखें तो इतिहास भी फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। 3, यहाँ पे राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। ऐसे ये भी फिर वापस 3 भागों में बटा हुआ है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पहले भारत की लिखी हुई, यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ इंडिया, विश्व इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमिक्स। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 3 9, तो 5 सब्जेक्ट है और 9 टोटल आपको सब डिवीजन करके इसको चलना है। इसका मतलब पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, प्रबंधन, ऑडिट एंड अकाउंट। इसको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स। कितने नंबर का है? 200 नंबर का। ये एक मोटा मोटी आपको एक बार समझ में आ गया कि पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में ये कैटेगरी, ये डिवीजन किया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब अपन इस वाले सेक्शन पे चलेंगे, फिर इस वाले सेक्शन को याद करेंगे, फिर इस वाले सेक्शन को याद करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास वाले सेक्शन से। इतिहास, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ये पोर्शन आपके 70 मार्क्स का आएगा, लगभग 70 नंबर का आएगा। ये पोर्शन आपके 65 मार्क्स का आएगा। ये पोर्शन आपके 60 नंबर का आएगा। ठीक, 75 नंबर का कैसे कैसे आएगा मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं हो जाए, इसलिए अभी आगे की एक चीज करते चलेंगे। राजस्थान, भारत, विश्व, यहाँ पे इकोनॉमी, भारत, विश्व, राजस्थान। तीसरे सेक्शन से कोई भी बड़ा सवाल नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, एक बार पेपर पैटर्न को आगे कर लेते हैं, यह आपने समझ में आ गया होगा। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे इतिहास में, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे बड़े, जिसके नंबर होंगे 10 नंबर का एक होगा और उसका जवाब वो 100 शब्दों में देना है। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये टोटल आपको 20, मतलब 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 25 नंबर का ये आएगा, 40 के ये आएंगे। इसके जवाब आपको 50 शब्द में देने हैं। और 2 जो मार्क्स के क्वेश्चन वो 5 आएंगे, इसका मतलब 10 नंबर का ये आएगा। तो 50 और 25 75, ये 65 का आएगा। 65 का कैसे आएगा? इसमें जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या 3 होगी, जो 10 नंबर के आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, और 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, ऐसे मिला के 65 नंबर के आएंगे। इस वाले सेक्शन से कोई बड़ा सवाल नहीं आएगा। इसमें 5 सवाल तो आएंगे 2 नंबर के, और 2 सवाल आएंगे 5 नंबर के। ये तो आएगा सोशियोलॉजी से। मैनेजमेंट में भी 5 गुना 2 और 2 गुना 5, समझ गए होंगे। 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, और 2 क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के। ठीक ऐसा इसमें भी 5 गुना 2 और 2 गुना 5, ये 60 नंबर की इकाई है, ये 65 की है, और ये 75 की है। ठीक है, हो गया। ये तो आ क्वेश्चंस की बात। अब बात करते हैं इनकी सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे इकाई ए, पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट का पार्ट 1, क्योंकि पेपर फर्स्ट में पार्ट 3 है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। इसमें सबसे पहले कौन सा पार्ट लेंगे? पार्ट नंबर 1, और इसका नाम है इतिहास। इतिहास में अपन को 3 सेक्शन पढ़ने हैं, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व इतिहास।
आधुनिक विश्व का इतिहास। जो राजस्थान का जो इतिहास वाला सेक्शन है, इसमें टोटल 5 आपके इकाई पढ़नी है आपको। राजस्थान में टोटल 5 इकाई इसमें से पढ़नी है। वन बाय वन करके एक एक इकाई पे डिस्कस करते हैं, राजस्थान का हिस्ट्री, फिर भारत का और विश्व का। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे, राजस्थान वाले पे, फिर भारत वाले पे, फिर विश्व वाले पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर जो टोटल हिस्ट्री है वो 75 नंबर का आ रहा है, तो क्या राजस्थान का इतिहास पर्टिकुलर किसी नंबर का आएगा क्या, कोई अंक का आएगा क्या? नहीं, ये कोई डिवीजन नहीं है। हो सकता है 75 का 75 राजस्थान का इतिहास आ जाए, और हो सकता है कि एक नंबर भी राजस्थान के इतिहास से नहीं पूछा जाए। पर कुल मिला के 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से पूछे जाते हैं। एक बड़ा प्रश्न आएगा, एक 5 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा। तो टोटल 17, 18, 20 नंबर तक राजस्थान के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरएस मेंस में। इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर। ये नाम लिखा हुआ इस पेपर का। क्या क्या? राजस्थान का इतिहास, इसका नाम क्या लिखा हुआ वो बता दूं मैं आपको। राजस्थान इतिहास, ये अपने आप में एक सेगमेंट है राजस्थान का इतिहास। दूसरा सेगमेंट कला संस्कृति, कला संस्कृति। तीसरा जो सेगमेंट है वो परंपरा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इतिहास का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कला संस्कृति अलग क्यों लिखा, परंपरा अलग क्यों लिखा, धरोहर अलग क्यों लिखा, साहित्य अलग क्यों लिखा? संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर, ये नाम लिखा गया राजस्थान के इतिहास वाले सेक्शन का। और जो राजस्थान का जो इतिहास का जो सेक्शन है, इसमें टोटल आपको 5 टॉपिक पढ़ के जाने हैं, या 5 यूनिट पढ़ के जानी है। किसमें? राजस्थान के इतिहास में। तो यहां से अपना पेपर फर्स्ट का इकाई फर्स्ट शुरू होती है, जो खास बात किसकी करता है? राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में टोटल कितनी बातें पढ़ के जानी है? 5 यूनिट आपके सिलेबस में दी हुई है, जिसमें से 2 जो यूनिट है, 2 जो इकाई है, वो इकाई है इतिहास की, और 3 जो इकाई है, 3 यूनिट, वो है आर्ट एंड कल्चर की, कला एवं संस्कृति की। तो पहली बात आप क्या याद करेंगे? आरएस मेंस के पेपर फर्स्ट का पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास। इसका ये नाम लिखा हुआ, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर। कुल इकाई यूनिट कितनी पढ़नी है इसमें? 5 यूनिट इसमें पढ़नी है, 5 इकाई इसमें पढ़ के जानी है। 5 में से 2 यूनिट आपके राजस्थान के इतिहास की हैं, और 3 जो यूनिट है वो कला व संस्कृति की हैं। इसका मतलब कला व संस्कृति का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इतिहास का इंपॉर्टेंस कम है। इतिहास की जो पहली यूनिट है, वो पहली यूनिट आपको बताती है कि 18वीं शताब्दी के अवसान तक, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करना है, और 18वीं सदी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास की युगांतरकारी घटनाएं, जिसमें महत्वपूर्ण राजवंश पढ़ने, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था पढ़नी है। इसका मतलब इतिहास की जो यूनिट है वो 2 है। 2 में पहली इकाई क्या कहती है? पहली पहली कहती है प्राग ऐतिहासिक काल से, प्रो हिस्टोरिक एज से 18वीं शताब्दी के अंत तक।
अब आपके दिमाग में आएगा 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1701 से लेके 1799 तक। इसका मतलब 1799 तक का 1800 तक का इतिहास यहाँ पे पढ़ना अपन को। तो फिर आगे का दूसरी यूनिट में 19वीं और 20वीं शताब्दी आगे पढ़नी है। तो प्राग ऐतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या क्या पढ़ना है, युगांतकारी घटनाएं, मतलब महत्वपूर्ण घटना लिख देता हूं मैं, महत्वपूर्ण घटनाएं और दूसरी बात जो प्रमुख राजवंश हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख राजवंश। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो सारे के सारे राजवंश दिए हुए हैं उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पढ़नी है। इसका मतलब कौन राजा किसका बेटा हुआ, क्या हुआ, ये कम पढ़ के उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था और उनकी रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, इन दो पे ज्यादा फोकस करना है। तो प्रमुख राजवंश और इन राजवंशों के बारे में क्या क्या पढ़ना आपको, इनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। क्या आप समझ में आया कि राजस्थान के इतिहास का पहला जो टॉपिक है वो लिखा हुआ प्राग ऐतिहासिक काल। मतलब देखिए सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल आएगा और उसके बाद में एरा आते आते 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक आते आते राजस्थान के इतिहास की घटनाएं पढ़नी है। इसका मतलब 18वीं शताब्दी तक पहली यूनिट में पढ़ना है। फिर दूसरी यूनिट में लिखा हुआ कि 19वीं और 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना। तो अब दूसरी यूनिट क्या है, पहली यूनिट पूरी होगी, सेकेंड यूनिट दूसरी इकाई में क्या लिखा हुआ है, 19वीं और 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना। इसको एक डिवीजन और करेंगे अपन, मैं बताता हूं अभी। और इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या घटी होंगी भाई, 19वीं 20वीं शताब्दी का काल मतलब मॉडर्न राजस्थान की बात है। किसान आंदोलन हुए होंगे, जनजाति आंदोलन हुए होंगे, राजनीतिक जागृति आई थी, स्वतंत्रता संग्राम, एकीकरण, ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, नंबर 1 इसमें आपके जो सिलेबस में मेंशन किया है कि 19वीं 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें पहला किसान आंदोलन। देखिए किसान आंदोलन, अब आप जो भी किसान आंदोलन पढ़ते हो, बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, या फिर आपका डाबी किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछली मेंस में पूछा भी गया। तो आपको किसान आंदोलन की लिस्ट तैयार कर लेनी है, उनकी कमियां क्या थी, उपलब्धियां क्या थी, और किसान आंदोलन के बारे में बेसिक फैक्ट। फिर जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन, इसमें आप एक ही आंदोलन के बारे में देख सकते हैं, मोतीलाल तेजावत का जी का योगदान देख सकते हैं, इसमें गोविंद गिरी का योगदान देख सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ राजनीतिक जागृति, राजनीतिक जागृति। अब देखो राजनीतिक जागृति का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ संगठन और पत्र पत्रिकाएं देख सकते हैं आप, कुछ संगठन बने, राजपुताना मध्य भारत समाज संगठन और पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं। और सीधा तौर पे तो नहीं लिखा हुआ प्रजामंडल आंदोलन, पर आप उसको देखने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक जागृति, संगठन और पत्र पत्रिका यहाँ पे देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम क्या नहीं पढ़ना वो भी देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम, और जो पांचवा है वो एकीकरण। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। करना क्या है, इनकी लिस्ट बनानी है, किसान आंदोलन की लिस्ट बनानी है, जनजाति आंदोलन की लिस्ट बनानी है, राजनीतिक जागृति में संगठन पत्र पत्रिकाएं, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। हालांकि इसमें दो टॉपिक आपके दिमाग में आएंगे सर, 1857 की क्रांति और प्रजामंडल आंदोलन, वो सिलेबस में साफ तौर पे नहीं लिखे हैं, तो इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत अभी आपको एक बार नहीं है। हालांकि प्रीलिम्स में आ रहे हैं इसलिए आप पढ़ लेंगे, पर एक तो 1857 की क्रांति जो कि नहीं मेंशन की गई है, और एक आपका प्रजामंडल आंदोलन, तो ये प्री में पढ़ने हैं पर मेंस में आपके लिए लिखे हुए नहीं है। ठीक, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन,
राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। कितने टॉपिक हो गए? 5। और पीछे वाले में कितने हो गए? प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण घटना, प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने, प्रमुख और उनकी 2 व्यवस्था, एक तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, एक उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको देखना है। ये 2 टॉपिक आपके इतिहास के दिए हुए, राजस्थान के इतिहास के, इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको ठीक तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कल्चर वाले सेक्शन की। 3 टॉपिक आपके कल्चर के लिखे हुए हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल्चर वाले सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना? राजस्थान की धरोहर। तो तीसरा जो टॉपिक है वो राजस्थान की धरोहर के बारे में लिखा हुआ है। तो तीसरा टॉपिक राजस्थान की धरोहर। और राजस्थान की धरोहर में अपन को क्या क्या पढ़ के जाना है? यहाँ पे कई सारी चीजें मेंशन की गई हैं आपके सिलेबस में। यहाँ पे प्रदर्शन व ललित कला, एक तो प्रदर्शन कला, एक ललित कला, जिसको आपको फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं। हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट वाला और वास्तु भवन निर्माण वाला। फिर विश्व विरासत के कुछ स्थल आपको पढ़ने, राजस्थान में पर्यटन पढ़ना, मेले पर्व पढ़ने, लोक संगीत और लोक नृत्य पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या पढ़ना है? नंबर 1 प्रदर्शन व प्रदर्शन कला, मैं दोनों को अलग लिखता हूं, वह ललित कला। ठीक है। दूसरी बात यहां पे आपको पढ़ के जानी है हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट व वास्तुशिल्प। यहाँ पे आपको ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, टेराकोटा, ये सारी चीजें, और वास्तुशिल्प में आपको पढ़ के जाने हैं जैसे भवन निर्माण की कुछ कलाएं, वो देख के जानी है। तीसरा जो लिखा हुआ आपके सिलेबस में पॉइंट, वो लिखा हुआ विश्व विरासत के राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, इसकी लिस्ट बनानी है आपको। तो तीसरा आपको देख के जाना है विश्व विरासत स्थल। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इसको, विश्व विरासत स्थल। चौथे में कई सारे टॉपिक एक साथ लिए गए हैं। चौथे बिंदु में आपको वहां पे पढ़ के जाना, चौथे में आपको पर्यटन पढ़ के जाना है। 5वें में आपके कई सारे पॉइंट एक साथ लिए गए, छठे में कुछ 2 पॉइंट आपको एक साथ लिए गए। तो चौथा राजस्थान में पर्यटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पर्यटन। ठीक। 5वें में आपको 2 चीजें लिखी हुई है सिलेबस में जो आपको पढ़ी जानी है। एक राजस्थान में जो फेयर है, एक फेस्टिवल, मेले और पर्व आपको पढ़ के जाने हैं। तो 5वां मेले व पर्व, मेले व पर्व। और देखिए 6ठा नंबर जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में, वहां पे लोक संगीत व लोक नृत्य पढ़ के जाना है। ठीक। तो 6ठा क्या पढ़ के जाना है? लोक संगीत व लोक नृत्य। इसका मतलब राजस्थान की धरोहर में प्रदर्शन कला, ललित कला, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, विश्व विरासत स्थल, पर्यटन, मेले, पर्व, लोक संगीत व लोक नृत्य, इनको प्रीलिम्स में भी आपको पढ़ना होता है। इसलिए इन सब पे आप एक एक पेज का कंटेंट तैयार कर ले ताकि आपका काम चल जाएगा। चौथी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आया। राजस्थान का जो साहित्य कृति है और राजस्थान की बोली है, प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो 5वीं यूनिट, चौथी यूनिट, चौथी। अभी देखो आपको मैं याद कराता हूं, राजस्थान यानी साहित्य कृतियां, आपको किसी भी लेखक का नाम देके आपको कोई किताब का नाम लिखवा सकता है कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की 2 कृतियों के नाम लिखो, कन्हैयालाल सेठिया की किसी किन्हीं 2 किताब का नाम लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि साहब कोई पर्टिकुलर आप किसी किताब का नाम देके उन किताब का वर्णन भी आपसे पूछा जा सकता है। विजयदान देथा की 2 कृतियों के बारे में लिखिए। प्लस राजस्थान की बोलियां, ये अभी तक तो ऐसा इसको लेकर कोई खास क्वेश्चन आया नहीं, पर हाँ डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, ये साहित्यिक शैलियों के बारे में पूछ सकता है।
राजस्थान की बोलियों के बारे में पूछ सकता है, पश्चिमी राजस्थान की कौन कौन सी उपबोलियां उनके बारे में लिखी है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अंतिम टॉपिक है वो है कि राजस्थान के संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण जो विभूतियां उनके बारे में, जैसे डूंग जी जवार जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तेजा जी के बारे में पूछा जा सकता है, रामदेव जी के बारे में पूछा जा सकता है, संत हरिदास जी के बारे में पूछा जा सकता है, रामचरण जी के बारे में पूछा जा सकता है, दादू जी के बारे में पूछा जा सकता है, मीरा के बारे में पूछा जा सकता है। तो तीन चीजें, छठे पॉइंट में तीन बातें आपको दिखनी है। देखो राजस्थान के संत, यहाँ पे लोक देवता नहीं लिखा हुआ, देखिए राजस्थान के संत, मतलब राजस्थान के जो संत हुए उनके बारे में। पहले नंबर पे लोक देवता लिखिए, सेकंड नंबर पे लोक देवता लिखा है, तो पहले आपको संत की लिस्ट बनानी है, फिर लोक देवता, लोक देवता। और तीसरे पे जो भी, जैसे मान लेते हैं कि केसरी सिंह बारठ के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि वहां पे लिखा हो महत्वपूर्ण विभूतियां, महत्वपूर्ण विभूतियां। इसका मतलब राजस्थान में जो जो महत्वपूर्ण विभूतियां उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब वापस आपको इसको समराइज करते शॉर्ट में, कि मैंने कहा कि साहब राजस्थान का जो इतिहास है इसमें टोटल 6 पॉइंट आपको पढ़ के जाने परीक्षा के लिए। उसमें से 2 जो पॉइंट है वो राजस्थान के इतिहास के हैं, और 3 पॉइंट है वो राजस्थान की कल्चर के। राजस्थान के इतिहास के 2 जो पॉइंट है उसमें एक पॉइंट ये कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर और 18वीं शताब्दी तक घटना और राजवंश, और राजवंश, और राजवंशों के बारे में क्या पढ़ के जाना है, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो जो घटनाएं घटी हैं, खासकर आंदोलन, आंदोलन कौन सा, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, इसके अलावा राजस्थान में का स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। ये तो हो गई इतिहास वाला बात। अब कल्चर वाली बातें में 3 बातें आपको पढ़ के जानी है। पहले में लिखा हुआ कि राजस्थान का, जैसे आप वास्तुकला देखेंगे, पहले ललित कला, प्रदर्शन कला प्लस ललित कला, एक बात। दूसरी बात वास्तुकला प्लस हस्तशिल्प, तीसरी बात, आप देख सकते हैं राजस्थान में पर्यटन वाली बात। चौथी बात आप पढ़ सकते हैं कि राजस्थान में पर्यटन के बाद में प्रदर्शन कला, ललित कला, वास्तुकला, हस्तशिल्प, फिर राजस्थान में पर्यटन का डेवलपमेंट। अगली जो यूनिट है इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान की बोलियां प्लस साहित्य कृति, इसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण विभूतियां, संत लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियां। ये राजस्थान का इतिहास आपको करके जाना है। और इसको कहां से करना है, कोई भी एक लक्ष्य की किताब आती है उसमें ये टॉपिक उनको टिक कर लीजिए, उनसे आपको तैयार कर लेना है। ये हुआ सब राजस्थान के इतिहास को लेकर बात। अब बात करते हैं भारत के इतिहास को लेकर, इंडियन हिस्ट्री को लेकर। तो जो भारत का इतिहास लिखा हुआ आपके सिलेबस में, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भारत के इतिहास टोटल 6 बिंदु दिए हुए हैं भारत के इतिहास के। और प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ के जाना है, ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, वहां आपका केवल कल्चर पढ़ के जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना है, और एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का केवल कल्चर पढ़ के जाना है। मतलब आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से शासक हुए, क्या हुआ, क्या व्यवस्थाएं थी, क्योंकि वहां पे केवल कल्चर वाला पोर्शन आपको पढ़ के जाना है। तो भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जो भारत के इतिहास वाला सेक्शन है इसमें भी 2 ही भाग है, एक कल्चर पढ़ के जानी है, एक भारत का इतिहास पढ़ के जाना है। पहले में लिखा भारतीय धरोहर, इसका मतलब पहला जो सेक्शन पढ़ के जाना कल्चर का पढ़ के जाना आपको। नंबर 1 भारतीय धरोहर,
भारतीय धरोहर, इसमें क्या पढ़ के जाना है, इसमें अपन को पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और ब्रिटिश काल तक ललित कला, प्रदर्शन कला, वास्तु और साहित्य, चार चीजें पढ़ के जानी है। कहां से कहां तक, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक। कितनी बातें पढ़ के जानी, चार बातें। याद हो रही है आपको? इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी, फिर वैदिक युग आएगा, उत्तर वैदिक युग आएगा, मौर्य आ जाएंगे, फिर मौर्योत्तर काल आ जाएगा, गुप्त आ जाएगा, गुप्तोत्तर काल आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, मुगल आ जाएगा, फिर अंग्रेज आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता से ब्रिटिश काल तक जो भी अपन पढ़ने वाले हैं उसमें एक ललित कला, दूसरा जो सेक्शन पढ़ के जाएंगे वो पढ़ के जाएंगे अपन प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट। तीसरा इसमें जो सेक्शन पढ़ के जाएंगे वो वास्तु से संबंधित पढ़ के जाएंगे, भवन निर्माण की शैलियां, मंदिर आदि। और चौथा साहित्य। इसका मतलब सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक ललित कला, प्रदर्शन कला, वास्तुकला और साहित्य, इनके बारे में अपन को डिस्कस करके चलना है। तो ये हो गया भारतीय इतिहास का कल्चर वाला सेक्शन। इसके लिए 11वीं क्लास की एक फाइन आर्ट की बुक आती है, या तो वो ले सकते हैं, या एक किताब आती है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया, देखिए किताब तो बहुत मोटी है ये, पर इसमें वही टॉपिक टिक करने जो अपन को सिलेबस में लिखे हुए होते हैं, ये बात आपको समझ लेनी है। ये होगी प्राचीन भारत की बात। तो प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन आधुनिक तक आपको ललित कला, प्रदर्शन कला, वास्तुकला और साहित्य। इसका मतलब मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया, इसका केवल आपको कल्चर पढ़ के जाना है, न कि और बहुत सारी फालतू की डिटेल। ठीक, अब बात करते हैं प्राचीन और मध्यकालीन। वापस प्राचीन और मध्यकालीन भारत में एक तो धार्मिक आंदोलन हुए और दूसरा धर्म दर्शन हुआ। तो दूसरी इकाई, टोटल कितनी इकाई पढ़ के जानी है, 6 इकाई। राजस्थान में कितनी इकाई थी, 5। 5 में से 2 किसकी थी, इतिहास की, 3 किसकी थी, कल्चर की। भारत के इतिहास में टोटल इकाई कितनी पढ़ के जानी है, 6। 6 में पहली इकाई किसकी होगी, कल्चर की पूरी। अब बात करते हैं दूसरी इकाई की, सेकंड की। बेसिकली जो सेकंड यूनिट है वो आपको बताती है एक तो प्राचीन भारत में, एक मध्य भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, सूफी आंदोलन हुए, उनके बारे में। तो प्राचीन और मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन। तो प्राचीन और मध्यकाल में एक तो धार्मिक आंदोलन, दूसरा धर्म दर्शन, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री 19वीं शताब्दी से लेकर 1965 तक की बात यहाँ पे की गई है। तो जो तीसरी जो आपकी इकाई है उसमें है कि 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से लगा के 1965 तक घटना, व्यक्ति और मुद्दे। तो तीसरी इकाई लिखते, थर्ड यूनिट 19वीं शताब्दी से 1965 तक, मतलब इसका मतलब 19वीं शताब्दी से लेकर 1965 तक की जो जो बातें आएंगी। 19वीं शताब्दी का मतलब है 1801 से लगा के 1965 तक क्या क्या पढ़ना है। 65 मतलब देखो आजादी के बाद भी 3 बातें, इंपॉर्टेंट घटना, व्यक्ति और मुद्दे। आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब पूरा मॉडर्न इंडिया आ गया। हाँ, और इसी बात को फिर वापस दोहरा दिया यूनिट नंबर 4 में। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब राष्ट्रीय आंदोलन इसमें अपने आप आ गया। इसका मतलब तीसरी और चौथी यूनिट सेम है। क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके चरण कौन कौन से हैं आंदोलन के, इसके बाद में इसके योगदानकर्ता कौन कौन से, विभिन्न भागों में इसका क्या योगदान रहा, ये अपन पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इतिहास में ये जो काल है
हिस्ट्री का ये जो फेज है, इतिहास में तीसरी और चौथी जो इकाई है 1900 से लेकर 1965 तक की घटना, व्यक्ति, मुद्दे और आंदोलन, राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ इतिहास में वो, उसके चरण, धारा, योगदानकर्ता, व्यक्तित्व और मुद्दे, ये वहां पे अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं चौथी यूनिट की। चौथी यूनिट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में उसके चरण, योगदानकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, ये बात अपन पढ़ने वाले हैं। तो चौथी यूनिट आपसे पूछे कि कोई क्या, तो आप बताना कि राष्ट्रीय आंदोलन की है, मॉडर्न इतिहास की बात ये है। तो चौथी का लिखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रीय आंदोलन आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से शुरू हुआ और 1947 तक चलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, राष्ट्रीय आंदोलन, इसको क्या क्या पढ़ना है, तीन बातें लिखी हुई राष्ट्रीय आंदोलन में। पहली बात आपको राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ के जानी है कि इसके चरण व धारा, राष्ट्रीय आंदोलन को तीन भागों में बांटते हैं, 1885 से लेकर 1915 तक, 1915 से लेकर 1930 तक, 30 से लेकर फिर 47 तक। तो चरण व धारा एक बात तो ये, दूसरा योगदानकर्ता, किन किन ने योगदान दिया, और तीसरी बात है कि उत्तर भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तर पूर्व, तो भिन्न भिन्न भागों में योगदान दिया, तो रीजनल हिसाब से पढ़ेंगे, तो विभिन्न भागों में योगदान। तो क्या समझ में आया कि भारत का जो इतिहास है इसमें टोटल कितनी इकाई पढ़ के जानी है, 6 में पहली इकाई क्या है, पहली इकाई यहां पे लिखी हुई है, भारत का आर्ट एंड कल्चर पढ़ के जाना है। आर्ट एंड कल्चर में ललित कला, प्रदर्शन कला, वास्तुकला, साहित्य, ये पढ़ के जाने आपको। कहां से पढ़ना, नितिन सिंघानिया की बुक से। दूसरी बात है, नितिन सिंघानिया में ये टॉपिक भी कवर किया हुआ है, धार्मिक आंदोलन व धर्म दर्शन, तो वहां से आप इनके 4-4 पेज के नोट्स बना लो कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सूफी है, भक्ति है, इनके बारे में आपको पॉइंट बना लेना है। तीसरी इकाई क्या लिखी हुई है, ये तीसरी और चौथी जो इकाई है ये मॉडर्न इंडिया की है। इसका मतलब आप शुरू कर दो 1801 से और लास्ट तक चले जाओ 1965 तक, देश आजाद होने के बाद तक। क्या क्या पढ़ना है, कोई घटना इंपॉर्टेंट घटी है वो पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति पढ़ के जाने, मुद्दे पढ़ के जाने, राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ के जाना है। इसके लिए आपको एक ही किताब चाहिए जो कल मैंने बताई थी, या तो स्पेक्ट्रम ले आओ या आर्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले आओ, बस। इससे ये दोनों यूनिट भी कवर हो जाएंगी, वैसे इससे पूरा कवर हो जाएगा 6 की 6 यूनिट। पर आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से पढ़े तो ठीक है, बाकी 6 की 6 यूनिट इस किताब से कवर हो जाएंगी, 6 की 6। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 जो बेसिकली आपको बताती है वो बताती है, देखिए वापस रिपीट कर देता हूं मैं। पहली बात, अब याद करने के मोड में करो, पहली यूनिट किसको लेकर है, प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत में आपको क्या पढ़ के जानी है, प्राचीन भारत की कल्चर के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि प्राचीन भारत में कल्चर का सिस्टम। दूसरी बात क्या पढ़ के जानी है, दूसरी बात आपको पढ़ के जानी है 19वीं से लेके धार्मिक और धर्म दर्शन आंदोलन जो मॉडर्न इंडिया के हुए, एंशिएंट के हुए, मिडाइवल के हुए। तीसरी बात आपको क्या पढ़ के जानी है, 19वीं से लेके 1965 तक घटना आपको पढ़ के जानी है, कुछ व्यक्ति आपको पढ़ के जाने, कुछ मुद्दे आपको पढ़ के जाने। फिर चौथी यूनिट क्या कहती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन का कोई अलग से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, वही जो घटना पर पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय आंदोलन में कवर हो जाएंगे। अब 5वीं जो यूनिट है वो बताती है कि 19वीं 20वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके बारे में। तो 5वीं यूनिट क्या पढ़ेंगे अपन, 19वीं व 20वीं शताब्दी। इसमें क्या क्या पढ़ के जाने, धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक। और ये होगी 5वीं। और जो छठी यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहती है कि स्वतंत्रता के बाद में
के बाद में एक तो देशी रियासतों का एकीकरण, और दूसरी बात आपको पढ़ के जानी है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इसमें देशी रियासतों का किस प्रकार से एकीकरण किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान था, यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों का कैसे गठन किया गया, जेवीपी कमेटी के बारे में आप क्या जानते हैं, धारा आयोग के बारे में क्या जानते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ के जानी है। अब बात करते हैं विश्व के इतिहास की। विश्व इतिहास में 4 यूनिट आपके सिलेबस में लिखी हुई है। तो राजस्थान के इतिहास में कितनी यूनिट थी? 5। भारत के इतिहास में कितनी है? 6। विश्व इतिहास में कितनी है? 4। 4, 5, 6 यूनिट आपको पढ़ के जानी है। अब एडिल को विश्व का इतिहास, इसके लिए मैंने आपको एक बुक बताई है, बस केवल आर्य पब्लिकेशन की किताब आती है, इसे पूरा कवर हो जाएगा, प्री का भी मेंस का भी, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के लिए आपको 11वीं क्लास की एक एनसीईआरटी आती है विश्व इतिहास के नाम से ही, वो पढ़ के जानी है बस केवल, और कुछ नहीं पढ़ के जाना है। तो विश्व इतिहास में कितनी इकाई दी हुई सिलेबस में? 4 इकाई, 4 यूनिट, 4 इकाई। कौन कौन सी है लिख लेते हैं। पहला है नंबर 1, पहली इकाई आपको पढ़ के जानी पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण क्यों था, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, पुनर्जागरण के कला पर क्या प्रभाव पड़े, साहित्य पर क्या प्रभाव पड़े, वास्तु पर क्या प्रभाव पड़े, धर्म सुधार आंदोलन क्या था, प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या था, ये सारी बातें। तो पहली यूनिट है पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन। ठीक। दूसरी यूनिट नहीं है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये 3 बातें यहां पे पढ़ के जानी है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, एक बात तो ये पढ़ के जानी है। दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, और तीसरी बात औद्योगिक क्रांति। ठीक। चूंकि ये आपके प्री में नहीं आता है, इसलिए बहुत ज्यादा फैक्ट पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी जो यूनिट है वो एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के बारे में बताता है। तो तीसरी जो यूनिट है वो एशिया, अफ्रीका में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद। ठीक। और चौथी जो यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, विश्व युद्धों का प्रभाव। तो कितने विश्व युद्ध हुए? 2। इनका केवल प्रभाव याद करना है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, विश्व युद्धों का प्रभाव। ठीक है, ये आपका इतिहास वाला सेक्शन पूरा हो गया है। अब इसको मैं एक बार समराइज करता हूं आपके सामने, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए, अब आप थोड़ा फोकस कीजिए। टोटल कितनी इकाई है? 3। पहला कौन सा इतिहास है? राजस्थान का। दूसरा कौन सा पढ़ के जाना? भारत का। और तीसरा कौन सा पढ़ के जाना? विश्व का। ठीक। राजस्थान के इतिहास में कितनी यूनिट है बताओ? 5। भारत में कितनी है? 6। विश्व में कितनी है? 4। इसका मतलब 15 यूनिट है वो आपको इतिहास की पढ़ के जानी है। 15 टोटल यूनिट है आपके इतिहास में। तो टोटल इतिहास में यूनिट कितनी होगी? 15। 5 यूनिट में से 2 यूनिट है वो राजस्थान के इतिहास की हैं, और 3 जो यूनिट है वो राजस्थान की कल्चर की हैं। 6 यूनिट में से
3 यूनिट है वो कल्चर की है, लगभग कल्चर की, और 3 जो यूनिट है वो हिस्ट्री की है। कल्चर की कौन कौन सी होगी? पहली तो हो ही गई कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और ब्रिटिश काल तक कला, फिर मध्यकालीन और प्राचीन भारत में धार्मिक और धर्म सुधार आंदोलन, और फिर 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये तो कल्चर में ले लेते हैं। और बाकी 3 जो आपने पढ़ा है, एक तो 18वीं शताब्दी से लेकर 1965 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, और एक आपको पढ़ना 1900 स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राष्ट्रीय भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें देशी रियासतों का विलय आ गया और एकीकरण आ गया। विश्व इतिहास में 4 यूनिट में पहली पढ़ के जानी धर्म पुनर्जागरण और धर्म सुधार। दूसरी में आपको पढ़ के जाना है 3 बातें, अमेरिकी क्रांति, यूएसए की क्रांति, दूसरा फ्रांस की क्रांति, और तीसरा औद्योगिक क्रांति। तीसरी यूनिट में आपको पढ़ के जाना है एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद प्लस साम्राज्यवाद। और चौथी में पढ़ के जाना विश्व युद्धों का प्रभाव। इनके सोर्स क्या बताए? इसके लिए लक्ष्य की किताब, इसके लिए 3 किताबें में से कोई से भी, या तो एस.के. पांडे कल बताया था, और इसका मैं टेलीग्राम पे इन किताबों का आपको या तो पीडीएफ तो अवेलेबल होगा नहीं, पर इनके जो फोटो है वो मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको ले सके। एस.के. पांडे स्पेक्ट्रम, और या फिर आर्य पब्लिकेशन की किताब विश्व इतिहास के लिए 11वीं की एनसीईआरटी, और इन सबको सारा मिला के आपको 50-60 पेज के नोट्स तैयार कर लेने हैं ताकि उनको बार बार घोटते रहें, प्रश्न आए तो परीक्षा में आपसे गलती नहीं हो जाए। ये हो गया साहब इतिहास वाला काम पूरा, पेपर फर्स्ट का इकाई 1 पूरा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन की, अर्थव्यवस्था। ये थोड़ा टफ भी लगता है, हार्ड भी लगता है यार बड़ा बोरिंग है, पर याद हो जाएगा ये। तो बात करते हैं अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन की। इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये भाई शास्त्र का मतलब किताब होती है, और अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आपके घर की अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। तो शास्त्र नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना आपको, ठीक है। इसमें भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं अपन को पढ़ के जानी है। पहली भारत की, फिर विश्व की, फिर राजस्थान की। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 7 टॉपिक पढ़ के जाने हैं। कितने? 7। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इसमें केवल 2 टॉपिक पढ़ के जाने, और जो राजस्थान की इकोनॉमी इसमें 7 टॉपिक पढ़ के जाने हैं। 7। तो देखिए 7 7 14 तो 16 टॉपिक हो गए। और इतिहास के कितने टॉपिक थे? कुछ याद आ रहा तो आपके? इतिहास के मैं लिखता हूं, देखिए राजस्थान के कितने थे बताओ? 5। भारत के कितने थे? 6। विश्व के कितने थे? 4। तो टोटल कितने टॉपिक थे? 15। इसलिए इतिहास के कितने टॉपिक है? 15। अर्थव्यवस्था के कितने टॉपिक है? 16। ठीक है, बढ़ते क्रम में अब बात करते हैं भारत के इतिहास की। सबसे पहले कितने टॉपिक पढ़ने हैं भारत के इतिहास में? 7। भारत के इतिहास के 7। भाई भारत का राजस्थान का 7 चलेगा इकोनॉमी, और विश्व की अर्थव्यवस्था 2 ही है, याद रखना। ये 15 टॉपिक अपन को पढ़ के जाने हैं यहाँ से। 7 7 14 2 16 टॉपिक, ठीक। 15 इतिहास के। अब याद करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? एग्रीकल्चर के बारे में। तो भारत के इतिहास के टॉपिक याद करते हैं, भारत का इतिहास। इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ के जाना एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर, कृषि में सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन होता है। तो कृषि में उत्पादन, उत्पादकता और उसकी वृद्धि। तो सबसे पहले कृषि में क्या पढ़ के जाना है? उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। अब जैसे अपने पास में उत्पादन हुआ तो अपन क्या करेंगे उस उत्पादन का? जैसे अपने पास गेहूं हुआ तो गेहूं से क्या बना लेंगे अपन? आटा। आटे से क्या बना लेंगे? बिस्किट। इसका मतलब होता है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। तो तीसरा कृषि में क्या पढ़ के जाना है? खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण।
ठीक है, या फिर फूड मैनेजमेंट, खाद्य प्रबंधन, खाद्य प्रबंधन, उत्पादकता वृद्धि एग्रीकल्चर की, खाद्य प्रसंस्करण व खाद्य प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपने कर लिया। तो फिर कृषि में क्या करेंगे आप, सुधार करेंगे, और कृषि में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो अगली बात क्या पढ़ेंगे, कृषि में सुधार और कृषि की चुनौतियां। अब आपको क्या तैयार करना है, इस पे 2 पेज के नोट्स तैयार करने हैं। भारत में कृषि की चुनौतियां क्या क्या है भाई, तकनीक का प्रयोग अच्छे से नहीं हो रहा है, अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, इरिगेशन जो सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है, कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जा रहा है, भूमि को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, मौसम का प्रकोप, कभी पाला पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, ये सारी चुनौतियां। सुधार क्या क्या है कृषि में, सुधार के लिए संस्थागत सुधार क्या क्या किए जा रहे हैं, वित्तीय सुधार क्या क्या किए जा रहे हैं, सरकारी नीतियां क्या क्या लाई जा रही हैं, तकनीकी क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर को लेकर मैनेजमेंट में किस प्रकार सुधार किए जा रहे हैं। तो कृषि में पहले सरकारी नीतियां देखेंगे। इसमें क्या कि बहुत अच्छे से उत्तर अपने को फ्रेम करना है। कोई पूछे कि कृषि सुधार बताओ, आप कहना सुधार एक संस्थागत स्तर पर होता है, बहुत सारी संस्थाएं बना दी जाती है, जैसे नाबार्ड जैसी संस्थाएं काम कर रही है। नीतिगत सुधार, सरकार एग्रीकल्चर को नीतियां जारी करती है। अगला वित्तीय सुधार, सरकार अल्पकाल के लिए दीर्घकाल के लिए वित्त प्रदान करती है। तकनीकी सुधार, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं नए नए, और बहुत सारी योजना कृषि को लेकर, मिनी खाद बीज योजना है, इरिगेशन को लेकर योजनाएं चलाई जा रही हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं कृषि को लेकर चलाई जा रही है। इसको एक बहुत अच्छे से पेज में तैयार करेंगे। क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे, और बहुत अच्छे नोट्स तैयार करवाऊंगा आपको इसके। ठीक है, धमाका करने के लिए इनरिच यूरेनियम होता है ना, वो बहुत बड़ा धमाका करता है। इसको खूब अच्छे से तैयार करके खूब अच्छा कंटेंट अपन तैयार करेंगे कई चीजों से निकाल कर। तो पहले कृषि समझ में आ गया। कृषि में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5। क्या क्या पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, कृषि में उत्पादन कितना कैसे होता है, वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य प्रबंधन, सुधार और चुनौतियां। एग्रीकल्चर का 2 पेज तैयार कर लेंगे। उद्योग, कृषि के बाद में क्या आएगा, उद्योग। तो दूसरा टॉपिक क्या है, उद्योग, इंडस्ट्री। तो उद्योग में अपन को क्या क्या देखना, देखिए उद्योग में औद्योगिक नीति और औद्योगिक वित्त। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे औद्योगिक नीतियां। प्लस औद्योगिक वित्त, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फिनेंस। इसका मतलब उद्योगों को लेकर कौन कौन सी नीतियां जारी की सरकार ने, सबसे लेटेस्ट नीति के बारे में देखेंगे। औद्योगिक वित्त के स्रोत क्या क्या है, फिर देखेंगे एलपीजी। एलपीजी का मतलब आपको पता ना, यस, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में देखेंगे। तीसरी बात देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक वृद्धि। तो उद्योग का अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि, इन सब पे अपन 100 वर्ड तैयार करेंगे। तो वापस समझ में आ गया। उद्योगों की नीतियां पढ़ेंगे। देखो एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, उत्पादन पढ़ेंगे, उसकी वृद्धि पढ़ेंगे, खाद्य प्रसंस्करण खाद्य प्रबंधन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के सुधार पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में क्या क्या चुनौतियां वो पढ़ेंगे। फिर आ जाओ अगले उद्योग। उद्योग में उद्योगों की नीतियां पढ़ेंगे, उद्योग का वित्त पढ़ेंगे। अब प्रश्न आ जाए औद्योगिक नीतियों के बारे में लिखो, तो आपको लिख के आना है। औद्योगिक वित्त के स्रोत क्या क्या बताइए, उसके बारे में अपन तैयार करेंगे। एलपीजी मॉडल, उसके बारे में अपन देखेंगे। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, इनमें अंतर देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो आपके कोर टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिसमें मुद्रास्फीति के बारे में है, कीमत, मांग, पूर्ति। जो कोर इकोनॉमिक्स है वो टॉपिक है। तो सबसे पहले नंबर 1 स्फीति, तीसरा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, स्फीति। ठीक, और एक देख लेंगे, जैसे मैं सीधा लिख रहा हूं मांग पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मांग पूर्ति।
ये टॉपिक अपन यहाँ पे देख लेंगे, मांग व पूर्ति वाला। तो पहले कृषि देख लिया, फिर उसके बाद में उद्योग देख लिया, फिर अपन अवसंरचना, मांग पूर्ति, पूर्ति प्रबंधन देख लेंगे। चौथा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटी का है। चौथा केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध। देखिए केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध प्लस नवीनतम वित्त आयोग। कौन सा है? 15वां, उसकी बात पढ़ेंगे। प्लस नवीनतम वित्त आयोग। तो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध कौन कौन से हैं, उसके सोर्स क्या क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल पढ़ेंगे कुछ यहाँ पे, और नवीनतम वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है, उस पर अपन एक पेज तैयार करेंगे, एक पेज में इसका कंटेंट तैयार कर लेंगे। ठीक, तो चौथा हो गया। अब इसके अलावा इसी में अपन देख लेंगे FRBM एक्ट आया था एक, तो इसी में देखेंगे एक टॉपिक FRBM एक्ट प्लस FRBM, ये एक्ट है FRBM एक्ट, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये FRBM एक्ट देखेंगे और भारत में राजकोषीय सुधार देखेंगे, राजकोषीय सुधार क्या क्या हुए। FRBM एक्ट प्लस राजकोषीय सुधार, राजकोषीय सुधार। अब आपको अपन 50 शब्द FRBM एक्ट पे तैयार करेंगे, 100 शब्द राजकोषीय सुधार पर तैयार करेंगे, 50 से 100 शब्द वित्त आयोग पर तैयार कर लेंगे, 50-60 शब्द केंद्र राज्य संबंधों पर तैयार करेंगे, कुछ स्फीति मांग पूर्ति पर कर लेंगे। इसके अलावा इस वाले टॉपिक पे कम से कम 4-5 पेज का कंटेंट तैयार करेंगे, इस वाले पेज पे 4-5 पेज का कंटेंट तैयार करेंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक बजट को लेकर है कि बजटीय प्रवृत्तियां और साथ में राजकोषीय नीति। तो 5वां जो टॉपिक है वो बजट को लेकर है, बजट। तो मैं बजट ही लिख देता हूं। 5वां टॉपिक किसके बारे में पढ़ेंगे? बजट के बारे में पढ़ेंगे। 5वां टॉपिक बजट है, और इसके साथ 3 चीजें और जुड़ी हुई हैं। एक भारत में टैक्स रिफॉर्म, एक अनुदान, एक नगद स्थानांतरण, और एक राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो बजट के साथ और क्या पढ़ेंगे अपन? भारत में कर सुधार, बजट, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसके साथ भारत में क्या पढ़ेंगे? कर सुधार, है ना, कर सुधार। फिर क्या पढ़ेंगे? किस प्रकार से नगद स्थानांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे, उसके लाभ क्या है, उसमें चुनौतियां क्या क्या है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अनुदान, ग्रांट के बारे में। अनुदान एक लोन होता है, एक अनुदान होता है, अनुदान के बारे में देखेंगे अपन, ग्रांट के बारे में देख लेंगे। और अंतिम इसमें लिखा हुआ राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। राजस्व स्रोत क्या क्या आने के, एंड व्यय क्या है, और घाटे, विभिन्न प्रकार के घाटे। यहाँ पे देखेंगे बहुत प्रकार के घाटे, डेफिसिएट कौन कौन से होते हैं। इसमें एक राजस्व घाटा होता है, एक राजकोषीय घाटा है, एक प्रभावी राजस्व घाटा है, एक प्राथमिक घाटा है। चारों घाटे पढ़ेंगे, चारों घाटे के फॉर्मूला अपन देखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे घाटे पढ़ लेंगे, तो इसको लेकर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, आसानी से कर लेंगे। फिर जो छठा टॉपिक है वो है आर्थिक जो गतिविधियां होती है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, वो देख लेंगे कि भाई भारत में खुला बाजार है, भारत में बंद बाजार है, सरकार इंटरवीन करती है, सरकार मार्केट को फ्री छोड़ती है, वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो छठा टॉपिक है वो देखेंगे अपन, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका। कुछ आपने चीजें देखी होगी, कुछ वस्तुएं होती है, कुछ बहुत प्रकार की मतलब कुछ निजी वस्तुएं होती है, कुछ सार्वजनिक वस्तुएं होती है, कुछ मेरिट वस्तुएं होती है, कई प्रकार की वस्तुएं होती है, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से 15-15 शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निजी क्या है, सार्वजनिक क्या है और मेरिट क्या है। तो कुछ वस्तुओं के बारे में देखेंगे,
निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं, इनके बारे में 15-15 शब्दों में तैयार करने हैं आपको। इसको लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर लोड ले लेना आपको। इकोनॉमिक्स बहुत शानदार से, इकोनॉमिक्स और पेपर थर्ड इसको तो बहुत शानदार से अपन कर ही रहे हैं, साथ में और भी पेपर का अपन कर लेंगे। आर्थिक गतिविधियों में सरकार का रोल, सरकार की भूमिका क्या है, और साथ में निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुओं के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें जो आगे लिखा हुआ है अंतिम 7वां, वो लिखा हुआ कि सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता देखेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, ये सारी चीजें। इसमें 7वां जो टॉपिक है उसको लिखिए, 7वें टॉपिक को, सामाजिक क्षेत्र। सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में कई सारी चीजें अपन को पढ़नी पड़ेंगी। सोशल सेक्टर में एक शिक्षा पढ़ना पड़ेगा, एक यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक यहाँ पे गरीबी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अब शिक्षा में शिक्षा की नीतियां देख लेंगे, थोड़ा सा शिक्षा का हिस्ट्री देख लेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेक्टर के बारे में जान लेंगे। इसके अलावा गरीबी क्या होती है, गरीबी के प्रकार कितने होते हैं, बेरोजगारी क्या है भारत में, बेरोजगारी के कारण क्या है, प्रभावी नियामक की समस्याएं क्या क्या भारत में। अगला है प्रभावी नियामक की समस्याएं। देखिए इसका मतलब ये है, प्रभावी नियामक की समस्याओं का मतलब ये है कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, कि भाई आपने पब्लिक एड में पढ़ाया था मैंने आपको, कम्युनिकेशन का अभाव है, या फिर प्रोडक्टिविटी का अभाव है, या फिर उच्च अधीनस्थों के संबंधों का अभाव है। सरकारी नीतियां तो बहुत सारी आती हैं पर उन नीतियों का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है ये। फिर अगला टॉपिक है कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य की भूमिका। गतिविधियों में राज्य की भूमिका, ये कोई खास टॉपिक नहीं है वैसे, पर हाँ थोड़ा सा इस पे 100 शब्दों में आपको बता दूंगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें राज्य की क्या क्या भूमिकाएं, सरकार द्वारा पॉलिसी जारी की जाती है, सरकार द्वारा फिनेंस दिया जाता है, सरकार द्वारा लेबर लॉ वगैरह लाए जाते हैं, एफडीआई नीतियों में बदलाव किया जाता है, एफआईएफआई में बदलाव किया जाता है, इस प्रकार की। और एक अंतिम टॉपिक है रोजगार उन्मुख वृद्धि। रोजगार उन्मुख वृद्धि, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो वो रोजगार भी दे साथ में, रोजगार विहीन समृद्धि देश के लिए घातक है। तो रोजगार उन्मुख वृद्धि, ये टॉपिक नंबर आपका हो गया, टॉपिक नंबर 7। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में आपको 7 टॉपिक पढ़ने हैं, 7 टॉपिक। 7 टॉपिक में पहला जो टॉपिक है नंबर 1 वो है एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि को लेकर। वापस याद कीजिए, कृषि में क्या क्या पढ़ेंगे, उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे, इसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य प्रसंस्करण और फूड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कृषि में सुधार क्या क्या, कृषि की चुनौतियां क्या क्या है। उसके बाद उद्योग आ जाएगा, उद्योग में उद्योग की नीति पढ़ेंगे, उद्योग का वित्त पढ़ेंगे, एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, अवसंरचना और आर्थिक संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, स्फीति, मांग व पूर्ति, ये कोर टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इसके बारे में देखेंगे। चौथा टॉपिक केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध और इसके साथ में नवीनतम वित्त आयोग 15 वित्त आयोग की बात करेंगे। एफआरबीएम एक्ट पढ़ेंगे और राजकोषीय सुधार के क्या क्या उपाय सरकार लेती है वो पढ़ेंगे। और भारत में कर सुधार भी एक टॉपिक है, वो भी देखेंगे। बजट, भारत में कर सुधार, डायरेक्ट कर, प्रत्यक्ष करों में लेकर क्या सुधार हुआ, अप्रत्यक्ष करों में लेकर क्या सुधार हुआ, जीएसटी के बारे में अपन देख लेंगे। नगद स्थानांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार आजकल नगद स्थानांतरण पर ज्यादा फोकस करती है कि डायरेक्ट सब्सिडी आपके खाते में आ जाए, इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां, लाभ क्या क्या है। ग्रांट, अनुदान के बारे में, राजस्व और रेवेन्यू और उसका एक्सपेंडिचर वे किस प्रकार से होता है उसके बारे में। बहुत सारे प्रकार के घाटे पड़ेंगे, 4 प्रकार के,
इसमें राजस्व घाटा पढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा पढ़ेंगे, प्राथमिक घाटा पढ़ेंगे, घाटे भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो छठा टॉपिक है, टॉपिक थोड़ा सा आसान है, छोटा सा टॉपिक है, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की क्या भूमिका है, निजी वस्तुएं कौन सी होती है, सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी होती है, मेरिट वस्तुएं कौन सी होती है। निजी खुद के सार्वजनिक सड़क है, और मेरिट वस्तु होती है जो और क्वालिटी वाली चीजें होती है जो लोगों पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। इसके बारे में एक पेज तैयार करेंगे। सातवां टॉपिक थोड़ा बिखरा हुआ सा है, पर इसमें देख लेंगे अपन शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, प्रभावी नियामक के क्या क्या समस्याएं हैं, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की क्या भूमिका है, और रोजगार उन्मुख वृद्धि के बारे में। ये होगी भारत की अर्थव्यवस्था के 7 टॉपिक। अब जो अपन जो बात करने वाले वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 ही टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, 2 यूनिट है, 5 टॉपिक है। हेडिंग लगाइए विश्व अर्थव्यवस्था। कितने यूनिट है? 2। और टॉपिक कितने हैं? 5। पहला टॉपिक, पहले टॉपिक में 3 चीजें पढ़नी है, और दूसरे टॉपिक में अपन को 2 चीजें पढ़नी है। पहला विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करनी है। विश्व बैंक, विश्व बैंक क्या है, स्थापना कब हुई, ब्रेटन वुड जुड़वा किसे कहा जाता है, विश्व बैंक की 5 समूह की जो बैंक है उनके नाम के बारे में बताना है। IBRD क्या है, IDA क्या है, मीगा क्या है, विश्व बैंक का किस प्रकार से विकासशील देशों में योगदान है। 2 पेज का कंटेंट तैयार करेंगे। IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक में अंतर क्या है, IMF के कार्य क्या है, विकासशील और विकसित देशों में IMF किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है, और IMF में सुधार के क्या क्या उपाय हैं। फिर देखेंगे WTO, विश्व व्यापार संगठन। WTO विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, विश्व व्यापार संगठन जो है इसमें मुद्दे कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारी सब्सिडी के मुद्दे चल रहे होते हैं। ग्रीन बॉक्स क्या है, अंबर बॉक्स क्या है, ब्लू बॉक्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, WIPO क्या है, कई सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 3 टॉपिक तो ये है इसमें पहली यूनिट में। उसके बाद में सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, तो 1, 2, ये तो पहली इकाई में लिखे हुए हैं। पहले में, दूसरे में क्या लिखा हुआ, सतत विकास एंड जलवायु परिवर्तन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। सतत विकास के बारे में तो थोड़ा सा ही पढ़ना है, पर जलवायु परिवर्तन को लेकर अपन को रियो सम्मेलन के बारे में देखना है, UNCCD के बारे में देखना है, UNFCCC के बारे में देखना है, नगायो प्रोटोकॉल क्या है, जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या कब आयोजित किया गया, इसके अलावा किगाली अमेंडमेंट क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, पेरिस जलवायु समझौता क्या था। एक अच्छा इंटरेस्टिंग आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इसको, खास क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ये सब होगी विश्व की अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमी के, जिसके 7 टॉपिक यहाँ पे आपके लिखे हुए। भारत की इकोनॉमिक्स के 7 टॉपिक, विश्व की इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक, और राजस्थान की इकोनॉमी के 7 टॉपिक। अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था बेसिकली राजस्थान की जो इकोनॉमी वाला सेक्शन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन, इसको भी ठीक वैसे डिवाइड किया जैसे, हाँ 1 मिनट, इसको लेकर और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या पढ़ना है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि इसको मैं पढ़ाऊंगा और मैं इसका कंटेंट तैयार करवाऊंगा, फिर भी आपकी मर्जी। तो रमेश सिंह की किताब आती है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक करके पढ़ सकते हैं, और वो खास किताब आ नहीं रही है, कुछ करंट अफेयर्स आप इसके लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी आप मुझ पे विश्वास इसका कर सकते हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स करवाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से यूट्यूब पे अपन कर लेंगे। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं ही करवा दूंगा, और अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो वहां से पढ़ लीजिए। बाकी इसको मैं करवाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की इकोनॉमी की। ये पूरा आपको केवल आर्थिक समीक्षा से पढ़ना है, आर्थिक समीक्षा, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी में वो जो
सब्जेक्ट लिखे हुए हैं राजस्थान की इकोनॉमी में, वो इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक के नाम है, टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं। जैसे पहला कृषि लिखा हुआ है, ग्रामीण विकास लिखा हुआ है, उद्योग लिखा हुआ है, ये सारे टॉपिक के नाम है। तो देखिए पहला एग्रीकल्चर, कृषि, ये टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक उद्योग, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तीसरा पंचायती राज, ये टॉपिक पढ़ना है। तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक एग्रीकल्चर टॉपिक, शायद नोवा टॉपिक। इसका मतलब ये है कि जो आरएस मेंस के सिलेबस में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके टॉपिकों के नाम है जो आपको पढ़ के जाने, इसलिए इस पर ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अवसंरचनात्मक विकास चौथा टॉपिक आर्थिक समीक्षा का है। अवसंरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इसमें विद्युत पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, पीपीपी मॉडल पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना, जो आर्थिक समीक्षा में लिखा वही पढ़ना है। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है विद्युत के बारे में, वो पढ़ के जाना है। फिर परिवहन के बारे में, ट्रिपल पी मॉडल के बारे में पढ़ के जाना। ये सारा आर्थिक समीक्षा के टॉपिक के नाम है। कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, अवसंरचनात्मक विकास पढ़ना है। पांचवा यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थान की आर्थिक कल्याण की योजना, जो अपन को पढ़ना ही है, राजस्थान की सारी फ्लैगशिप योजनाएं। तो पांचवा आर्थिक कल्याण की योजनाएं, आर्थिक कल्याण की योजनाएं। आर्थिक कल्याण की कौन कौन सी योजनाएं वो अपन को सारी की सारी देख लेनी है। छठा जो टॉपिक लिखा हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, इनके बारे में। तो छठा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, ये पढ़ के जाना है। तो ये आर्थिक समीक्षा से टॉपिक के नाम लिखे हुए अपन को पढ़ के जाने। तो टोटल देखो इस वाले को दो भागों में बांटा हुआ था, इसलिए अपन ने 6 टॉपिक कर लिए ये। तो भारत की अर्थव्यवस्था अपन ने कर ली है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में कर ली है, विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में कर ली है। इसके लिए आर्थिक समीक्षा जो कि मैं वापस से पढ़ाने वाला हूँ, और भारत की और विश्व की अर्थव्यवस्था को अपन बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैं प्री और मेंस के हिसाब से करवा दूंगा यूट्यूब पे। अब बात करते यूनिट नंबर 3 की। तो देखिए पेपर फर्स्ट में पहला इतिहास का सेगमेंट कर लिया, दूसरा अर्थव्यवस्था का कर लिया। अब तीसरा जो करने वाला वो तीसरे में 3 बातें पढ़ेंगे। एक समाजशास्त्र है, एक प्रबंधन है, एक ऑडिट एंड अकाउंट है, अकाउंट एंड ऑडिट है। तो सबसे पहले देखेंगे समाजशास्त्र के बारे में। छोटी सी इकाई है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ के जाना है, कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की। और सोशियोलॉजी में जो टोटल आपकी यूनिट लिखी हुई 4 है, मतलब 4 यूनिट अपन को पढ़ के जानी है समाजशास्त्र में। पहली जो यूनिट है वहां पे लिखा हुआ है भारतीय समाज में जाति वर्ग, इन 2 के बारे में। उनकी प्रकृति क्या है, उनका उद्भव कैसे हुआ, उनके कार्य क्या और चुनौतियां क्या क्या है। तो पहला भारतीय समाज के बारे में है, नंबर 1 भारतीय समाज। इसमें जाति व वर्ग, कास्ट एंड क्लास। इस कास्ट एंड क्लास की कितनी बातें पढ़ के जानी है, 4 बातें। पहली बात पढ़ के जानी है जाति वर्ग की प्रकृति कैसी है, प्रकृति। दूसरा उद्भव, तीसरा प्रकार्य और चुनौतियां।
इसमें थोड़ा सा अपन जजमानी व्यवस्था के बारे में देख लेंगे। इसके अलावा प्रभु जातियों की अवधारणा क्या, उनके बारे में देख लेंगे। जाति व वर्ग में अंतर क्या है, श्रीनिवासन के द्वारा बताई गई जाति की अवधारणा के बारे में देख लेंगे। जाति की परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, जाति एक बंद वर्ग कैसे, इसके बारे में देख लेंगे। सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। कुल मिला के 4 बातें इससे पढ़ेंगे अपन। इसके लिए आपको केवल और केवल आरबीएससी राजस्थान जो बोर्ड है उसकी एक समाजशास्त्र की किताब आती है पतली सी, 11वीं या 12वीं की, उसको पढ़ लेना, उससे टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके ये। ठीक। दूसरा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। तो पहला टॉपिक आपके हो गया समाज में जाति व वर्ग। इसकी क्या क्या पढ़ेंगे, प्रकृति, उद्भव, प्राकार्य और चुनौतियां, चैलेंजेस क्या क्या है। अब दूसरा जो टॉपिक लेंगे अपन सेकंड नंबर का, दूसरा सेकंड टॉपिक, इस सेकंड टॉपिक में से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। इसमें आपको 4 बातें पढ़ के जानी है। एक तो सांस्कृतिकरण, सांस्कृतिकरण क्या होता है, पुनः सांस्कृतिकरण क्या होता है, पर सांस्कृतिकरण क्या होता है, एक पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन, एक लौकिकरण, एक भूमंडलीकरण। तो 4 बातें, सांस्कृतिकरण, दूसरा लौकिकीकरण या पश्चिमीकरण, तीसरा लौकिकीकरण और चौथा भूमंडलीकरण। इनके देखिए प्रभाव क्या है, पहले तो इनका अर्थ क्या होगा और फिर इनके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। जैसे पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो 4 पॉइंट दूसरे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरी यूनिट आपकी समाजशास्त्र की, वहां पे लिखा हो कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां क्या भारतीय समाज के सामने। तो चुनौतियां तीसरी यूनिट है। चुनौतियों के बारे में, भारतीय समाज के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें एक यहाँ पे दहेज, दूसरी तलाक, तीसरी समस्या बाल विवाह, चौथी समस्या नशाखोरी। ये 4 तो मुख्य रूप से समस्याएं हैं। इसके अलावा जो अदर समस्या यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है साहब भ्रष्टाचार की भी समस्या है। तो अगला भ्रष्टाचार, एक सांप्रदायिकता की समस्या भी है। इसके अलावा भारतीय समाज में आपको देखेगा कि बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी, और 3 को लेकर और प्रॉब्लम है। 3 को किन किन को देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि एक तो जो वृद्ध जन है, जो बूढ़े लोग हैं, वो एक दलित और एक दिव्यांग, इनको लेकर समस्या है। तो वृद्ध, दिव्यांग एंड दलित, इनको लेकर समस्याएं। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ बहुत इतना कोई ऐसा भी खास नहीं कि साहब ये याद ही नहीं हो पाएगा। आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे, दहेज, तलाक, बाल विवाह और नशा, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी। कैसे याद करेंगे भाई, छोटी उम्र में विवाह कर दिया, उसके साथ में दहेज दिया, फिर दोनों का तलाक हो गया, उधर हस्बैंड दारू पीने लग गया, और फिर ये भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक और नशा करने लग गया, तो बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो गया तो घूस देके कहीं पे नौकरी करता था और वहां पे सांप्रदायिकता हो गई। कुछ ऐसे याद कर लेना। अब दहेज है, तलाक है, फिर बाल विवाह है, फिर नशाखोरी है, फिर बेरोजगारी है, उसके बाद में सांप्रदायिकता है, और उसके बाद में भ्रष्टाचार है। और 3 जो लोग हैं, जिसमें पहले वृद्ध है, फिर दिव्यांग है और फिर दलित है, इनको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो देखनी है। अंतिम जो चौथा पॉइंट है वो अपन को देखना है। चौथे पॉइंट में 3 जनजातियों के बारे में अपन को पढ़ना है। इनकी समस्याएं क्या क्या है, इनका रहन सहन क्या है, इनका सांस्कृतिक, इनका कल्चर कैसा है। एक भील, एक मीणा, एक ग्रासिया। तो भील, मीणा और ग्रासिया,
ये जो समाज में ये जो जनजातियां हैं, इनकी समस्याएं क्या क्या, इनके कल्याण के क्या क्या उपाय हैं। तो दो बातें हैं, इनकी समस्याएं और कल्याण। अब कॉमन सेंस से इनकी समस्याएं देख लेंगे। साथ इनके साथ में कई सारी समस्याएं हैं। सामाजिक समस्याएं क्या है, आर्थिक समस्याएं क्या है, रूढ़िवादिता अंधविश्वास क्या है, वहाँ की महिलाओं को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, मुख्य धारा में नहीं मिल पा रहे इसको लेकर क्या समस्याएं हैं, कुछ अवसंरचनात्मक समस्याएं क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे अपन। और इनका कल्याण के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, कौन कौन से संगठन बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये आपका सोशलॉजी हो गया। अब आपका पेपर थर्ड का जो सेकंड, पेपर थर्ड का, पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है, उसका जो पॉइंट नंबर सेकंड है, सेकंड इकाई, उसका नाम मैनेजमेंट है, प्रबंधन। उसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्रबंधन के बारे में। मैनेजमेंट, इसको लेकर भी 20 नंबर के सवाल आएंगे। और इस बार नए सिलेबस में मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत वास्ट कर दिया, खूब टॉपिक इसमें डाल दिए। जैसे पहला विपणन है, मार्केटिंग की आधुनिक अवधारणा को लेकर। तो सबसे पहला टॉपिक है ये, आपके मुझे पता अभी समझ में आएगा ही नहीं। नंबर 1 विपणन, मार्केटिंग की आधुनिक अवधारणा। इसमें 4P का कॉन्सेप्ट है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। आप अभी लिख सकते हैं कि विपणन की आधुनिक अवधारणा, इसमें उत्पाद आएगा, मूल्य, स्थान और संवर्धन। 4P, उत्पाद, मूल्य, स्थान, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और संवर्धन, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स लगभग आपको मैं करवा दूंगा, ये साथ जुड़े हुए हैं और बिखरे बिखरे से टॉपिक है इसके। फिर दूसरा इसमें देखेंगे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। दूसरा क्या देखेंगे इसमें, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM, किस प्रकार से आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है। फिर एक देखेंगे प्राचालन तंत्र, सिस्टम देखेंगे। तो तीसरा इसमें देखेंगे प्राचालन तंत्र, प्राचालन तंत्र। पहला क्या देखेंगे, विपणन, मार्केटिंग किया आपने, उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन, 4P, आपूर्ति कर दिया आपने। प्रचालन तंत्र देखेंगे, कुछ चीजें ई वाणिज्य के माध्यम से बेचेंगे, कुछ की ई मार्केटिंग करेंगे। तो अगला क्या देखेंगे इसमें, चौथा ई विपणन। ई विपणन का मतलब क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी चीजों का व्यापार करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, ई विपणन कहलाता है। और ई वाणिज्य, आप डिजिटल माध्यम से जब व्यापारिक गतिविधियां करते हैं तो इसे ई वाणिज्य कहा जाता है। ई विपणन, ई वाणिज्य, इन पर 15-15 शब्द अपन तैयार करेंगे। वाणिज्य, इस पर अपन कम से कम 50 शब्द तैयार करेंगे। इस पर कम से कम अपन 15 शब्द तैयार करेंगे। इन दोनों पर कम से कम 50 शब्द तैयार करेंगे। इस पर कम से कम अकेले पर 50 शब्द तैयार करेंगे। क्यों पूछेगा कि विपणन की आधुनिक अवधारणा में 4P की अवधारणा समझाओ, उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन। फिर कहेगा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के विभिन्न चरणों के बारे में बताओ, तो विभिन्न चरणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रचालन तंत्र क्या है, इसकी विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। वो ई वाणिज्य क्या है और ई विपणन है, इसको परिभाषित कीजिए। व्यवसाय तथा निगमित आचार नीति, आचार नीति, आचार नीति। तो पांचवा अपन देखेंगे व्यवसाय व निगमित आचार नीति, एथिकल पॉलिसी, आचार नीति। तो जब भी आप व्यापारिक गतिविधियां करते हैं, जब भी आप व्यवसाय करते हैं, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, उसमें आपकी आचार नीति, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे अपन धन के अधिक। ये फर्स्ट वाले में इतनी बातें हैं, इसको या तो ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे मिटा के देखिए। ये मेन पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट के सब टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5।
तो मैनेजमेंट में जो आपकी इकाई मैनेजमेंट दिया गया, इतनी कितने टॉपिक है टोटल 5। अब बात करते हैं दूसरी इकाई की। इसमें सेकंड जो पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ धन के अधिकतीकरण की अवधारणा। इसका मतलब होता है कि जो वेल्थ है उसको किस प्रकार से मैक्सिमाइज किया जाता है, धन को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इसमें कई सारे सब टॉपिक दिए गए। पहला वित्त का स्रोत लिखा हुआ है, तो दूसरे में नंबर 1 वित्त के स्रोत क्या क्या होंगे। नंबर 1 वित्त स्रोत। अभी फाइनेंस के जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक दीर्घकाल के लिए, एक लघुकाल के लिए। तो 2 प्रकार के पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये तो हो गए फाइनेंस के सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए। फिर पूंजी की संरचना, पूंजी लागत देख लेंगे इसमें। तो दूसरा पूंजी संरचना और पूंजी लागत देखेंगे। तीसरा जो थर्ड में अपन देखने वाले यहाँ पे कि लाभों का विभाजन, प्रॉफिट का डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट पर प्रॉफिट का डिवीजन होता है। तो लाभों का विभाजन। तो तीसरा देखेंगे लाभ विभाजन। ये 15-15 शब्द में तैयार करने हैं, लाभों का विभाजन। ठीक है, लाभ विभाजन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। चौथा जो पॉइंट है, चौथे पॉइंट में बताया गया, ये इकोनॉमिक्स से, कोर इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। बैंकिंग व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, बैंकिंग व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। इसका मतलब होता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल कॉस्ट, फिनेंस के सोर्स और वेल्थ मैक्सिमाइज कॉन्सेप्ट। फिर 5वां देखेंगे शेयर मार्केट। छठा, ये इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में अपन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, बॉम्बे के बारे में देखेंगे, एनएसडीएल क्या होता है, तेजड़िया क्या होता है, मंदड़िया क्या होता है, ये सारी चीजें अपन शेयर मार्केट में देखते हैं। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमएनसीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते किसे हैं, क्या उदाहरण है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कंपनियां, इसका मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ क्या क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। एक 1.5 पेज का कंटेंट तैयार करना है। विदेशी प्रत्यक्ष एफडीआई और एफआई देखेंगे अपन। 7वां एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और एक देखेंगे एफआईआई, संस्थागत विदेशी निवेश। इसका मतलब ये होता है देखिए कि विदेशी संस्थागत निवेश या फिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई क्या है, एफआई क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ग्रीनफील्ड एफडीआई किसे कहते हैं, ब्राउनफील्ड एफडीआई किसे कहते हैं, एफडीआई के लाभ क्या क्या है, एफडीआई की हानियां क्या क्या है, ये वाला अपन देखने वाले। तो ये हो गया धन के अधिकतीकरण की अवधारणा। ये आपको मैं कंप्लीट याद करवाऊंगा, चिंता नहीं करें। मैनेजमेंट का थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए। अब बात करते हैं नेतृत्व के सिद्धांत और शैलियां। तो तीसरा यूनिट है इसमें, नेतृत्व लीडरशिप। सिद्धांत में शैलियां, लीडरशिप के कौन कौन से सिद्धांत है, लीडरशिप की कौन कौन सी शैलियां हैं वो देखेंगे अपन। इसमें जो सब टॉपिक है वो देख लेते हैं। पहला समूह है व्यवहार, या पहला व्यक्तिगत व्यवहार देख लेते हैं।
इसका मतलब होता है जो एक लीडर होता है उसमें क्या क्वालिटी होती है, लीडर किस प्रकार से मैनेज करता है, समूह का व्यवहार किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, समूह व्यवहार क्या होता है, व्यक्तिगत व्यवहार क्या होता है, ये चीजें। व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरा समूह व्यवहार, या एक में लिख देते हैं व्यक्तिगत व्यवहार, समूह है व्यवहार। ठीक। दूसरी बात इसमें अपन देख सकते हैं अभिवर्ती, अभिवर्ती एप्टीट्यूड, अभिवर्ती। हालांकि ये अपन एथिक्स वाले सेक्शन में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में वैल्यूज, मूल्य, मूल्य अपन एथिक्स में पढ़ेंगे वापस, मूल्य। उसके बाद में टीम भावना, टीम भावना। अब असल में देखा जाए तो 20 नंबर का इसमें से कंटेंट आने वाला है और इसमें कुछ शॉर्ट टॉपिक दिए हुए हैं, इसलिए बहुत हल्का हल्का केवल इनके बारे में बेसिक बेसिक आपको जान लेना है। फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसमें कुछ अपन अब्राहम मेस्लो के बारे में देख लेंगे, एक्स वाई थ्योरी देख लेंगे। अभिप्रेरणा, हर्जबर्ग का द्विघटन सिद्धांत देख लेंगे, द्विघटक थ्योरी देख लेंगे। इसके बाद में अभिप्रेरणा के बारे में अपन देखेंगे मैनेजमेंट, प्रबंधन, मैनेजमेंट, इसको अलग से लिखते प्रबंधन, इसी में लिखा हो प्रबंधन। किस किस का प्रबंधन करना है, देखिए 3 चीजों का प्रबंध करना है यहाँ पे मैनेजमेंट की। कितनी चीजों का, 3 चीजों का। पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई समय का प्रबंधन, तनाव का और संघर्ष का। तो समय, तनाव और संघर्ष, इनका क्या करना है आपको, इनका मैनेज करना है, इनका मैनेजमेंट करना है। इसमें अंतिम लिखा हो प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग किस प्रकार से लाभदायक होती है, उसका विकास, फिर आकलन की प्रणाली। इसमें विकास और आकलन प्रणाली। ये हो गया तीसरा। अब चौथे में एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ, उद्यमिता लिखा हुआ है चौथे में, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपके सिलेबस में चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है, उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के बारे में अपन क्या क्या देखने वाले, देखिए उद्यमिता में कई सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे इसका उद्भवन, उद्भवन। फिर आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत नाम चल रहे हैं स्टार्टअप्स की, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, स्टार्टअप, स्टार्टअप। और स्टार्टअप जब बहुत बड़ा हो जाए एक सर्टेन लिमिट तक तो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न। और अंतिम यहाँ पे लिखा हुआ है एंजल निवेशक व उद्यम पूंजी। उद्यम के लिए पूंजी कैसे जुटाई जाती है, उद्यम पूंजी। और एक होता है एंजल इन्वेस्टर, एंजल निवेशक, जो आपके स्टार्टअप में निवेश करे, एंजल निवेशक। ये हो गया आपके उद्यमिता को लेकर। अंतिम जो लिखा हुआ वो आपको, तो क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, पहले उद्भवन देखेंगे यहाँ पे, फिर स्टार्टअप की परिभाषा क्या होती है, यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है, स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने की शर्तें क्या है, उद्यमिता की पूंजी स्रोत क्या क्या है, और एंजल निवेशक किसे कहा जाता है। इसके बाद में जो देखेंगे देखेंगे आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन। तो पांचवा क्या लिखा हुआ, पांचवा अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन। अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन कौन कौन से सेवाएं, तो शिक्षा है, शिक्षा, एक हेल्थ केयर है, एक वेलनेस है, एक आप जब मैनेज करते हैं तो पर्यटन मैनेज करते हैं, एक आतिथ्य मैनेज करते हैं, पर्यटन, एक आतिथ्य,
आती थी, इनका मैनेज करना है, जो कि आपको केवल 15-15 20-20 शब्दों में इसको देख लेना एक साथ, ये वाला मैनेजमेंट वाला लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब टोटल जो 5 है वो 5 यूनिट है आपके मैनेजमेंट की, पर इसमें छोटे छोटे टॉपिक बहुत दिए हुए हैं। हालांकि ज्यादा टॉपिक इसलिए डर नहीं है, क्योंकि थोड़े थोड़े तैयार करने पर आपका काम बन जाएगा। पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड, ऑडिट अकाउंट, लेखांकन व अंकेक्षण। तो पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड का पार्ट अंकेक्षण, लेखांकन व अंकेक्षण। देखिए, एक जल्दी अपन ऐसा शुरू करने की सोच रहे हैं कि ये सारे के सारे जो टॉपिक मेंस में दिए हुए हैं, कंप्लीट टॉपिक, इनका अपन हर एक टॉपिक का एक मॉडल क्वेश्चन और उसका एक आंसर, ये बहुत टफ काम है, पर मैं इस चैलेंज को ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उसको कर भी दूंगा पूरा। तो इसका एक बैच शुरू करेंगे। बहुत देखिए, बहुत ज़्यादा हा होल्ला तो करने की इस पर खास जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग चाहिए और वो मिल जाते हैं, उतने ही चाहिए, उतनों को अपन मैनेज कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ को ना मैनेज किया जाता है, ना उसको ठीक से कंटेंट दिया जाता है। इसका एक ऑनलाइन में कोई प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहा हूँ, एप्लीकेशन पे, इंडियन एजुकेटर पे ही। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आप बता सकते हैं। ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होगा, कंप्लीट इनरिचमेंट प्रोग्राम, कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए इसमें। इसके लिए मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, आप इस पर अगर चाहें तो 422। तो बहुत कोई ज़्यादा स्टूडेंट को लेने की खास जरूरत इसमें देखिए है नहीं। ऑनलाइन बच्चे 100-200 बच्चे ग्रेड हो सफिशियंट है, उन्हीं को तैयार किया जाए। अब आपको लगेगा कि सर ये तो, फिर हमें जो नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे उनको उनको फिर मैं यूट्यूब पे कुछ बातें पढ़ाता ही हूँ। सारा यूट्यूब पे देते हैं तो उसकी क्वालिटी देखिए रहती नहीं है कि यूँ ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप मुझे बता दीजिए, है ना। और वरना मैं यूट्यूब पे चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ, तो खास जरूरत नहीं है आपको उसको करने की। अब जो करेंगे अंकेक्षण, ये पता नहीं आपको प्रचार लगेगा या सूचना लगेगी, पर जो भी लगेगा ठीक है। अब बात करते हैं लेखांकन व अंकेक्षण। इसमें पहला अपन पढ़ेंगे, इसमें 3 यूनिट आपके सिलेबस में दी हुई है। पहला दोहरा लेखा प्रणाली, नंबर 1 पहली यूनिट आपको देखना है। पहली यूनिट में 3 बातें देखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली जो है, डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री होता है, एक महाजनी बही होता है, एक दोहरा लेखा प्रणाली होता है। लुकास पेसियोली वाली प्रणाली पर पढ़ेंगे, जिसमें कम से कम 2 खाते प्रभावित होंगे, एक को डीआर डेबिट लिखा जाता है, दूसरे को क्रेडिट लिखा जाता है। अच्छे से इसकी परिभाषा याद करेंगे, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। फिर वित्तीय विवरण विश्लेषण, इसमें दूसरा है वित्तीय विवरण विश्लेषण, ये देखने वाले हैं। इसमें वित्तीय विवरण विश्लेषण की कई सारी तकनीक अपन पढ़ेंगे, कई सारी टेक्निक अपन पढ़ेंगे कि वित्तीय विवरण विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। अब अगला पढ़ेंगे उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन। तो तीसरा क्या पढ़ेंगे, एक तो उत्तरदायित्व लेखांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पढ़ेंगे सामाजिक लेखांकन। ठीक, स्टार लगा लो इस पे। उत्तरदायित्व लेखांकन आपको 50 शब्द में तैयार करना है, और एक सामाजिक लेखांकन आपको 50 शब्द में तैयार करना है। इसके बाद में दूसरी जो इकाई, ये एक इकाई में बातें होगी, एक में 3 बातें। दूसरी जो इकाई अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे अपन ऑडिट का अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। तो दूसरी यूनिट इसमें, सेकंड बात इसमें पढ़ेंगे ऑडिट अंकेक्षण का अर्थ, और उसके उद्देश्य।
ऑडिट का मीनिंग क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और इसमें 4 प्रकार की ऑडिट पढ़नी है। एक सामाजिक ऑडिट पढ़ेंगे, एक निष्पत्ति ऑडिट पढ़ेंगे, एक दक्षता ऑडिट पढ़ेंगे, एक सरकारी ऑडिट पढ़ेंगे। तो 4 ऑडिट यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट, एक पढ़ेंगे सरकारी। तो सामाजिक सरकारी, सरकारी ऑडिट। इस बार के को लेकर सीएजी को लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया। एक निष्पत्ति, और एक निष्पत्ति ऑडिट, और एक दक्षता ऑडिट। ये 4 ऑडिट पढ़ने वाले हैं। पहला सोशल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, निष्पत्ति ऑडिट और दक्षता ऑडिट। ये चारों प्रकार की ऑडिट अपन पढ़ेंगे और चारों से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पर आपको 15-15 शब्द का कंटेंट तैयार कर लेना है। अब इसमें तीसरी जो यूनिट है वो करेंगे अपन, थर्ड यूनिट जो है वो करेंगे। इसमें आपको बजट के बारे में देखना है। एक तो निष्पादन बजट, एक शून्य आधारित बजट। तो तीसरी बजट के बारे में, बजट। एक निष्पादन बजट, और एक शून्य आधारित बजट। जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बजट। ये आपका पेपर जो फर्स्ट है उसके तीनों यूनिट अपने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार मैं वापस पीछे जाता हूं। अगर इसको देखा जाए तो देखिए, ऐसे बता देता हूं आपको शॉर्ट में। पेपर फर्स्ट में अपन ने 3 भाग में गए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट वाला है इसके फिर 3 भाग कर लिए अपन ने। इसमें राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व इतिहास। यहाँ पे 5 बातें अपन को पढ़नी थी, यहाँ पे 6 बातें और यहाँ पे 4 बातें। दूसरे में इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, राजस्थान की इकोनॉमी। पहले अपने भारत की इकोनॉमी देखी, फिर अपन ने राजस्थान की इकोनॉमी देखी, और फिर अपन ने फिर राजस्थान। 7 बातें यहाँ पे पढ़नी है, 2 बातें यहाँ पे पढ़नी है और 7 बातें यहाँ पे पढ़नी है। इसमें टोटल 15 टॉपिक और इसमें टोटल 16 टॉपिक। तीसरा जो है इसमें अपन को 3 सेक्शन बांट के पढ़े अपन ने। 3 सेक्शन बांटे अपन ने। पहला जो सेक्शन बांटा वो बांटा समाजशास्त्र का। इसमें अपने 4 यूनिट के बारे में देखा। उसके बाद में अपन ने देखा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट। उसमें अपने 5 बातें बांट के पढ़ी। उसके बाद में ऑडिट अकाउंट। ऑडिट अकाउंट वाले में अपन ने लगभग 3 बातें बांट कर पढ़ ली। ठीक है, 3 बातें। तो 5, 4, 9, 3, 12 यहाँ पे है। 12 टॉपिक इधर पढ़ने, 16 इधर देखने और 15 इधर देखने। पेपर फर्स्ट आपका पूरा 200 नंबर का कंटेंट इसमें से आएगा आपकी परीक्षा में। अब करने के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिए। ये जो नए वाले सिलेबस का पॉइंट है इसके लिए तो ओबीसी बात है कि मैं करवा रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे भी अपने शुरू कर रखा है। और इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। इतिहास के लिए सोर्स आपको बता दिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 पेपर 2 आपको पता 200 नंबर का आएगा। और इसमें जो पार्ट है वो 3 आपके। पहला पार्ट है वो पार्ट आप अपने पढ़ेंगे एथिक्स, नीति शास्त्र। दूसरा पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
तीसरे में पढ़ेंगे भूगोल, और भूगोल तीनों पढ़ेंगे अपन, राजस्थान, विश्व, भारत। तो देखिए आपको देखना कि नीति शास्त्र में आपके टोटल 9 यूनिट है सिलेबस में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपन को टोटल 5 भागों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बांटेंगे, और इसको अपन ने 1, 2 और 3 भागों में बांट ही लिया। ये 65 नंबर का आएगा, ये 75 नंबर का आएगा, ये 60 नंबर का आएगा। पैंसठ, 65 और 75 मार्क्स। इसको अपन देखते हैं अगले से, एथिक्स से शुरू करते हैं, नीति शास्त्र से। नीति शास्त्र में आपके कितने यूनिट मैंने बताई? 9, और 9 यूनिट को अपन 2 भागों में बांट लेंगे, 8 और 1। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 में तो आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी, और 1 में आपको केस स्टडी पढ़नी है, 9 यूनिट में केस स्टडी। तो सबसे पहले थ्योरी वाले सेक्शन पे बात करते हैं। 8 यूनिट आपको, जो 8 आपके टॉपिक दिए वो आपको अच्छे से रट लेने हैं। पहली बात लिखी हुई है कि नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य, ये बात बेसिक है। नंबर 1, नीति शास्त्र व मानवीय मूल्य। इसका मतलब, इसका नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। अब इसमें नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है? नीति शास्त्र कहते किसे? नीति शास्त्र किन पर लागू होता है, किन पर लागू नहीं होता है। मानवीय मूल्य क्या होते हैं? मूल्यों के निर्माण में महापुरुष, समाज सुधारक या फिर प्रशासकों का योगदान क्या है? परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं का क्या क्या योगदान है? तो कुल मिला के पहली यूनिट के 2 भाग बना के पढ़ लेंगे अपन इसको, जबकि मैं 3 भाग बना देता हूं इसके। पहला बेसिक्स पढ़ेंगे, नीति शास्त्र के बेसिक्स के बारे में, आधारभूत बातें। दूसरे में अपन पढ़ेंगे महापुरुष, समाज सुधारक और प्रशासक। इनके जीवन से प्राप्त शिक्षा, इनके जीवन से क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा। और तीसरे में देखेंगे, सबसे शुरुआत होती है परिवार से, फिर समाज, फिर स्कूल, शैक्षणिक संस्था। इनकी भूमिका क्या है? भूमिका किसमें? मूल्यों के विकास में। तो पहली यूनिट में कितनी बातें पढ़ लेंगे अपन? 3। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट में 5 बातें आपके लिखी हुई हैं, उसको बोलते हैं नैतिक संप्रत्यय। नैतिक संप्रत्यय, तो दूसरी में लिखेंगे नैतिक संप्रत्यय। कितनी बातें पढ़नी है? 5। कौन कौन सी? रीत, रीत क्या होता है? शाश्वत व्यवस्था होती है। रीतस्य गोपा किसे कहा जाता है? रीत व्यवस्था क्या नैतिक व्यवस्था होती है कि नहीं होती? ऐसे रीत। उसके बाद में ऋण, कितने प्रकार के ऋण होते हैं, ऋणों से ऋण कैसे हो सकते हैं? रीत, ऋण। फिर कर्तव्य, कांड के अनुसार कर्तव्य क्या होते हैं? पूर्णबंदी कर्तव्य क्या होते हैं? अपूर्णबंदी कर्तव्य क्या होते हैं? शुभ और सद्गुण। इसमें सुकरात के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। ये नैतिक संपत्ति कितने? 5 है। कौन कौन से? रीत, ऋण, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण। तीसरे में निजी व सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। तो तीसरी यूनिट क्या पढ़ेंगे अपन? तीसरी, निजी व सार्वजनिक संबंधों में
नीति शास्त्र की भूमिका। इसका मतलब होता है कि एथिक्स का रोल क्या है आपके प्राइवेट जो रिलेशन है उसमें और आपके जो पब्लिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसमें। इसमें अपन 3-4 चीज देख सकते हैं। एक देख सकते हैं प्रशासकों का आचरण, ये 15-15 शब्दों में 50-50 शब्दों में तैयार करेंगे। प्रशासकों का आचरण, इसका मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, उनका निजी जीवन, सार्वजनिक उनका आचरण। उसके बाद दोबारा इसमें पढ़ेंगे मूल्य, मूल्य वापस से देखेंगे, मूल्य, मूल्यों की परिभाषा क्या है, मूल्यों की विशेषताएं क्या है। इसके बाद इसमें देखेंगे राजनीतिक अभिवृत्ति, और इसमें जो चौथा टॉपिक लिखा हुआ वो लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, का दार्शनिक आधार। तो देखो, निजी व सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की भूमिका 4 पॉइंट है। तीसरे में 4 पॉइंट, दूसरे में कितने थे 5 पॉइंट, पहले में कितने थे 3 पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट इसमें लिखा हुआ गांधी जी का नीतिशास्त्र, गांधी जी का नीतिशास्त्र। चौथा पॉइंट इसमें, चौथा भगवत गीता का प्रशासन में योगदान, प्रशासन में भूमिका। पांचवा देख लेंगे गांधी जी का नीतिशास्त्र। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस के लिए तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में आपके जीवन के लिए भी गांधी जी और गीता, इन दोनों का अहम योगदान है। इनकी कई सारी अवधारणाएं देखेंगे। लोक संग्रह की अवधारणा क्या है, निष्काम कर्मयोग की अवधारणा क्या है, गांधी जी के अनुसार पाप क्या है, गांधी जी के अनुसार एकात्मक सत्व क्या है, गांधी जी के अनुसार एकादश व्रत क्या है। कई सारी चीजें अपन गांधी जी के बारे में देखने वाले हैं। फिर इसमें जो अगली यूनिट है वो है भारतीय नैतिक चिंतकों व दार्शनिकों का योगदान। तो जो छठी यूनिट है वो है भारतीय नैतिक चिंतकों व दार्शनिकों का योगदान। इसका मतलब ये है कि जो भी नैतिक चिंतक हुए हैं, जो भी दार्शनिक हुए हैं, इसमें अपन राजा राम मोहन राय देख सकते हैं, विवेकानंद देख सकते हैं, वापस गांधी जी के बारे में देख सकते हैं, महावीर स्वामी के बारे में देख सकते हैं, बुद्ध के बारे में देख सकते हैं, अरविंदो के बारे में देख सकते हैं, टैगोर के बारे में देख सकते हैं। जो जो नैतिक विचारक हुए हैं, जो भी विचारक हुए हैं, उनके बारे में उनकी डिटेल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। हालांकि ऐसी संभावना कम आ रही है इसमें कि एक को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए, पर हाँ अगर कुछ ऐसा आता है तो मैनेज कर सकते हैं। सातवां जो टॉपिक है वो है 7 CCD, सातवां नैतिक चिंता, चुनौती व द्वंद्व। नैतिक चिंता, चुनौती व द्वंद्व है ये टॉपिक नंबर 7वां। अंतिम टॉपिक है वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया। इसका मतलब जो डिसीजन, जो नैतिक निर्णय है वो कैसे लिए जाते हैं। तो नैतिक निर्णय, नैतिक निर्णय, डिसीजन किस प्रकार से लिए जाते हैं। आप जब भी कोई नैतिक निर्णय लेंगे, नैतिक निर्णय में कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे इसमें योगदान करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, नैतिक निर्णय में योगदान वाले कारक कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं मानवीय चिंता। नैतिक चिंता अलग है, मानवीय चिंता अलग है। मानवीय चिंता,
इसके अलावा इसमें अंतिम अपन देख सकते हैं शासन में जवाबदेहिता। इसके अलावा अपन इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से नैतिक आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। नैतिक आचार संहिता ये वाला आपका एथिक्स का सिलेबस है। कुल मिला के अपन ने, और जो 9वीं आपकी यूनिट है, 9th नंबर की यूनिट, 9वीं यूनिट, वो आपकी केस स्टडी को लेकर है। केस स्टडी। तो कुल मिला के अपन ने आपका जो सिलेबस है इसमें पेपर फर्स्ट का पूरा एनालिसिस कर लिया, क्या क्या आएगा। इसमें एथिक्स वाला पेपर सेकंड में देख लिया। पेपर सेकंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी 2 सेक्शन हो रहे हैं। फिर पेपर थर्ड में 3 चीजें हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगली वाली क्लास में पेपर 2 कंप्लीट, उससे अगली वाली क्लास में पेपर 3 कंप्लीट, उसके अगली क्लास में पेपर 4 कंप्लीट, इनकी स्ट्रेटेजी, ताकि आपके सिलेबस एक साथ याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी उसमें पेपर 2 एथिक्स वापस आपको रिवीजन, और उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 आपको याद करा दूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।